हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम के लिए एक और शानदार सेशन लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूं और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब समय आ चुका है दोस्तों। जो भी आपने सपना देख रखा था, जो भी दोस्तों आपने सपना बुन रखा था, अब उसको दोस्तों हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपको एक मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये चेहरा आपके भी घर में होगी। ये काफी उम्मीद लगाए बैठी है दोस्तों, ये काफी विश्वास लगाए बैठी है आप पे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ये दोस्तों आपके प्रति एक उम्मीद लगाए बैठी है तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जो आपकी माँ होगी वो दोस्तों कितना उम्मीद और कितना विश्वास लगाए बैठी होगी। तो उसके विश्वास को हमें जीतना है और उसके उम्मीद को हमें दोस्तों कम नहीं होने देना है। इसलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों दिन रात डटे रहना है और दोस्तों क्या करना है, मेहनत करते हुए हमें अग्रसर होना है। तो चलिएगा दोस्तों, आज का जो सीरीज है, आज की जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस पूरे क्लास में बने रहिएगा और आप यकीन मानिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप कुछ अलग सीखने का दोस्तों आज आपको मौका मिलेगा, कुछ अलग जानने का दोस्तों आज आपको मौका मिलेगा। तो उस मौके को दोस्तों आपको क्या करना है, हाथ से नहीं जाने देना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक क्लास से आपको दो क्वेश्चन से भी दोस्तों आप दो क्वेश्चन से भी प्रभावित होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों तिनका तिनका से ही क्या होता है, तिनका तिनका से ही दोस्तों घोंसला बनता है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों अपना नोटबुक और अपना कलम अपने साथ रखना, अपने पास रखना, हर पॉइंट को क्या करना है, आपको नोट करते रहना है। इंडक्टिव नेचर युक्त, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव नेचर युक्त सर्किट में कला संबंध क्या होती है, वोल्टता एवं करंट के मध्य आपको क्या बताना है कि जो कला संबंध है वो क्या होती है। ऑप्शन ए है कि करंट वोल्टेज से पीछे होती है, ऑप्शन बी है करंट वोल्टेज के सामने होती है, ऑप्शन सी है करंट वोल्टेज के साथ होती है, ऑप्शन डी है वोल्टेज करंट से पीछे होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है। करंट वोल्टेज से क्या होती है, करंट वोल्टेज से पीछे होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि करंट वोल्टेज से पीछे क्यों हो जाती है, तो आप लिखेगा दोस्तों बैक ईएमएफ कारण है। क्या इसका कारण है, बैक ईएमएफ के कारण जो करंट है वो वोल्टेज से क्या हो जाती है, वो पीछे हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग होना, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लैगिंग होना पड़ते हैं। अब देखिएगा, ये तो बात है दोस्तों करंट के पिछड़ने का कारण है, लेकिन आप देखिएगा जो आपका इंडक्टिव नेचर है, इस इंडक्टिव नेचर की और क्या खास विशेषता होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंडक्टिव प्रकृति वाली परिपथ होती है, इस परिपथ में दोस्तों अगर आपको पावर पूछा जाए कि पावर कैसी होती है, तो आप लिखेगा इसमें शून्य पावर होती है। अगर शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो पावर कैसा होगा दोस्तों, पावर शून्य होगा। अब बताइए इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी परिपथ में इंडक्टर लगा हुआ है, क्या दोस्तों, अगर किसी परिपथ में इंडक्टर लगा हुआ है, ये क्या है, आपका एक इंडक्टर है। इंडक्टर का दोस्तों ये इनपुट वाला टर्मिनल है, ये आउटपुट वाली टर्मिनल है। तो आप बताइए दोस्तों कि जो इंडक्टर का इनपुट है, इंडक्टर किस प्रकार के पावर की डिमांड करता है, तो नोट करना दोस्तों, ये हमेशा रिएक्टिव पावर, कौन सी दोस्तों, ये हमेशा रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है। और आउटपुट में कैसी पावर देता है दोस्तों, ये हमेशा एक्टिव पावर देती है। कौन सी, एक्टिव पावर, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप ट्रू पावर के भी नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि जो कैपेसिटर होती है, वो कैपेसिटर इनपुट में किस प्रकार के पावर का डिमांड करती है और आउटपुट में किस प्रकार के पावर का डिलीवर करती है, तो देखिए ये आउटपुट में हमेशा दोस्तों रिएक्टिव पावर, कौन सी, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है आउटपुट में। और जो एक्टिव पावर होती है उसको ये क्या करता है, इनपुट में। एक्टिव पावर लिखेगा, जो आपको एक्टिव पावर देना होगा वो किस वाले टर्मिनल पे देना होगा, इनपुट वाले टर्मिनल पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी परिपथ में इंडक्टर लगा हुआ है, जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस मान बहुत अधिक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर हाई इंडक्टेंस वैल्यू वाली कोई इंडक्टर लगी है तो आपको कौन सा कैपेसिटर यूज करना होगा,
उच्च माइक्रोफैरड वाली, कैसा दोस्तों, हाई माइक्रोफैरड वाली कैपेसिटर लगाना होगा, क्योंकि ये डिमांड कैसा कर रहा है, हाई रिएक्टिव पावर की। और हाई रिएक्टिव पावर कहां से मिलेगा, इस कैपेसिटर से हाई रिएक्टिव पावर मिलेगी इस इंडक्टर को। इसलिए कहा जाता है कि जितना अधिक आपको पावर फैक्टर को सुधारना है तो उतना ही अधिक मान वाला क्या लगाना होगा, कैपेसिटर आपको लगाना होगा। तो यही वो बात है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका एक करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिएगा, ये जो भी आपको प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का दोस्तों आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। और इसी के साथ में देखिएगा, ये जो अगला प्रश्न है कि सांकेतिक रूप से, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सांकेतिक रूप से एक इंडक्शन मोटर सामान्य अवस्था में किससे मिलती जुलती युक्ति है। ऑप्शन ए क्या है कि दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी कॉइल शॉर्ट हो। बी है दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी दोनों कॉइल शॉर्ट हो। ऑप्शन सी है कि दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी कॉइल शॉर्ट है। और डी है कि दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी दोनों कॉइल खुली है। तो आप कैसे दोस्तों तुलना करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों और आपने सुना होगा कि जो आपकी ट्रांसफार्मर होती है ये किसके जैसा काम करती है, ये इंडक्शन मोटर के जैसा काम करती है। किसके जैसा, इंडक्शन मोटर के जैसा काम करती है। लेकिन आज वो प्रश्न आपके सामने आ ही गया दोस्तों। अब देखिएगा, इसका मैं क्या करता हूं, इसका मैं खुलासा करता हूं कि कैसे आपका इंडक्टर है वो ट्रांसफार्मर के जैसे काम करती है। तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो क्या समानता इसमें देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होती है, जब ट्रांसफार्मर की दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको क्या मानते हैं आप कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है ना। तो उस कंडीशन में जो इंडक्शन मोटर होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होती है वो इंडक्शन मोटर के जैसे ही हो जाती है। क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है, इस मोटर का जो रोटर होता है, क्या दोस्तों, जो रोटर वाइंडिंग होती है ये कैसी होती है, अगर दोस्तों इसमें वाइंडिंग लगी हुई है तो ये वाइंडिंग दोस्तों अंदर से क्या होगी, अंदर से शॉर्ट सर्किट होगी। अगर वाइंडिंग नहीं लगी होगी तो वाइंडिंग के जगह पे क्या प्रयोग किया जाएगा, तब दोस्तों इसके जगह पे कॉपर बार्स प्रयोग किए जाते हैं। और ये कॉपर बार्स क्या होते हैं दोस्तों, एंड रिंग के द्वारा, किसके द्वारा, एंड रिंग के द्वारा अंदर ही अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये शॉर्ट सर्किट होते हैं। और ये क्या ये जो आपका रोटर वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के जैसे ही काम करती है। किसके जैसे दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग के जैसे काम करती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिससे आप लोड कनेक्ट करके रखते हैं। तो वही बात है दोस्तों कि आपका रोटर वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर का जिससे लोड कनेक्ट है वो वाली जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। तो दोनों किस प्रकार से हैं, आपस में शॉर्ट है। इसीलिए जो तुलना किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसका शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड इसको तुलना किया जाता है। यानी कि दोनों वाइंडिंग क्या है, आपस में शॉर्ट है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी दोनों कॉइल शॉर्ट हो, ये गलत हो जाएगी। दो वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी कॉइल शॉर्ट हो। ऑप्शन दोस्तों कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में देखिएगा, जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा क्या है। हाँ, ये तीसरा प्रश्न आया है और इसका आंसर बताइएगा कि गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना कैसे संभव हुआ है। अब बताइएगा दोस्तों कि आपके सामने एक गैल्वेनोमीटर है और इसको आपको कहा जाए कि एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको पॉसिबल बनाएंगे, वो आपको बताना है। तो नाइक्रोम तार लगा करके या संट क्रम में अवरोधक डाल करके, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी अवरोधक है ये क्या है दोस्तों, अवरोधक आप किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध को कहते हैं। किसको, आप प्रतिरोध को कहते हैं। नोट कीजिएगा, अवरोधक का मतलब क्या है, प्रतिरोध। या संट फेज में स्प्लिटर डालकर या सीरीज में अवरोधक डालकर। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों सही आंसर होगा कि संट क्रम में आपको क्या करना होगा, एक अवरोधक डालना होगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जो है वो एम्पियर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गैल्वेनोमीटर है ये कहाँ काम में लिया जाता है, तो नोट करना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज में, कहाँ पे दोस्तों,
व्हीट स्टोन ब्रिज में इसको काम में लिया जाता है। और किस उद्देश्य से लिया जाता है ये भी सुनिए दोस्तों। जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है उसमें क्या होता है, सर्किट तो एक ही होता है लेकिन जो ब्रांच होते हैं वो कई सारे ब्रांच होते हैं, और सभी ब्रांच में दोस्तों क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। और उस करंट के प्रवाह की जो बैलेंस कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। लिखेगा बैलेंस कंडीशन, कौन सी दोस्तों, बैलेंस कंडीशन को चेक करने के लिए, बैलेंस कंडीशन को दोस्तों चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में भी आजकल गैल्वेनोमीटर का दोस्तों काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात दोस्तों कि करंट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक पॉइंट और लिखेगा कि करंट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, किसको दोस्तों, करंट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं ना। करंट की उपस्थिति को जब भी आपको दर्शाना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। और एम्पियर मीटर से आप क्या माप सकते हैं, तो एम्पियर मीटर से आप करंट को माप सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका सही आंसर हो चुका है। इसी के साथ में देखना, और चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश के मूल्य को कहा जाता है। विद्युत आवेश के मूल्य को आप क्या कहते हैं, विद्युत स्टोरेजक, विद्युत करंट, विद्युत विभव या विद्युत अवरोधक। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। बताइएगा, जो विद्युत करंट है दोस्तों यही विद्युत आवेश का मूल्य है ना। जो विद्युत करंट होता है यही विद्युत आवेश का मूल्य होता है। और ध्यान देना दोस्तों, आवेश जो है, ये जो आवेश है दोस्तों, इसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है दोस्तों, तो आप नोट करना, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों एक यंत्र होती है जो किसको मापती है, जो दोस्तों आवेश का मापन करती है। किसका, आवेश का मापन करती है। लेकिन जब आपको दोस्तों करंट का मापन करना है तब दोस्तों आप एम्पियर मीटर काम में लेंगे। कौन सी मीटर दोस्तों, तब आप केवल एम्पियर मीटर को काम में लेंगे। और फिर दोस्तों इस करंट को मापने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, शंट लगा करके। क्या लगा कर दोस्तों, शंट लगा करके काम में ले सकते हैं। अब सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि 1 मोल आवेश बराबर कितना कूलाम चार्ज होता है, कितना कूलाम आवेश होता है, क्या दोस्तों लिखेगा, जो आपका 1 मोल आवेश होता है, सॉरी 1 मोल जो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है, नोट कीजिएगा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होती है तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम का आवेश होता है ये बताइए। तो लिखेगा 96,500 कूलाम। कितना दोस्तों, 96,500 कूलाम होता है। तो बताइएगा दोस्तों ये 96,500 कूलाम आया कहाँ से, तो नोट करना दोस्तों, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 6.02 गुणे 10 की घात 23 को जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 96,500 कूलाम आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों, 96,500 कूलाम आपको क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। और यही है दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम आवेश होते हैं। और बताइए 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना दोस्तों, नोट कीजिएगा, 1 कूलाम का अगर आवेश है, कितना, 1 कूलाम का अगर आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 6.28 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितना दोस्तों, 6.28 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम आवेश में। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम आवेश होते हैं। इस चीज को आप नोट करना। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है। और इसी के साथ में देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर परिपथ में समानता होती है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसमें दोस्तों समान होंगे किसी समांतर परिपथ में, क्या वो आयाम है, क्या वो आवृत्ति, करंट या फिर वोल्टेज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक समान वोल्टेज होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आपका विद्युत उपकरण डिजाइन किया गया है, कौन सी दोस्तों,
जो भी आपका विद्युत उपकरण बनाया गया है ये दोस्तों सिंगल फेज के लिए, किसके दोस्तों, सिंगल फेज में एक समान जब तक इनको वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, कौन सी दोस्तों राशि, एक समान वोल्टेज राशि जब तक इनको नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों क्या नहीं करेंगे, ये वर्कआउट नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों एक समान वोल्टेज देने के लिए हमें क्या करना होता है, समांतर क्रम में इसको जोड़ना होता है। और बताइएगा दोस्तों जो इनका समांतर क्रम होता है, कौन सी दोस्तों, समांतर क्रम और सीरीज क्रम, समांतर और सीरीज क्रम होती है, ये किस फेज में होती है, तो ये दोनों दोस्तों सिंगल फेज में, किसमें, सिंगल फेज में होती है। तो फिर थ्री फेज में क्या होती है, तो थ्री फेज सिस्टम में दोस्तों, थ्री फेज सिस्टम जो होती है आपकी, उसमें दोस्तों स्टार कनेक्शन और फिर डेल्टा कनेक्शन होते हैं। कौन से दोस्तों, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होते हैं, और सिंगल फेज में समांतर और सीरीज कनेक्शन होते हैं। फिर बताइएगा दोस्तों ये जो आपकी सिंगल फेज है दोस्तों, सिंगल फेज होने के बावजूद भी थ्री फेज को क्यों लाया गया, तो सुनिए थ्री फेज लाने से हमें क्या प्रॉफिट है, थ्री फेज लाने से हमें कौन सी फायदा है दोस्तों। तो जो थ्री फेज सिस्टम होती है, कौन सी दोस्तों, जो थ्री फेज की सिस्टम होती है, इसमें जो आपको पावर प्राप्त होती है वो दोस्तों 73% अधिक पावर प्राप्त होती है। कितना दोस्तों, 73% अधिक पावर प्राप्त होती है सिंगल फेज से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको कि जो सिंगल फेज हमारी सिस्टम होती है, थ्री फेज को बनाने से पहले दोस्तों हमने क्या किया था, टू फेज सिस्टम को बनाया था। किसको, हम टू फेज सिस्टम का हमने निर्माण किया था। लेकिन इस सिस्टम में क्या था दोस्तों, इस सिस्टम में दो फेज और एक न्यूट्रल था। कितने फेज थे, इसमें दो फेज तार थे और एक न्यूट्रल का तार था। और इसमें क्या होता था दोस्तों कि जब भी पावर को ट्रांसमिट किया जाता था या पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था टू फेज सिस्टम थे, टू फेज सिस्टम से, तो दोस्तों इसमें जो न्यूट्रल वाली तार है, इस न्यूट्रल वाली भी तार में दोस्तों क्या प्रवाह होता था, इसमें भी दोस्तों करंट प्रवाह होती थी। और करंट प्रवाह होने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन है दोस्तों कि जो आपका 360 डिग्री का दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है वो दोस्तों इसमें बैलेंस नहीं हो पाती थी। क्योंकि अगर तीन फेज है तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आप कर सकते हैं, लेकिन टू फेज में दोस्तों क्या वो प्रॉपर तरीके से दोस्तों उसका विभाजन नहीं हो पाता था। बस यही कारण था दोस्तों कि यहाँ पे टू फेज सिस्टम में क्या होता था कि न्यूट्रल वाले तार पे भी करंट का प्रवाह होता था, और जो न्यूट्रल वाली तार है ये क्या करती थी दोस्तों, ये भी वोल्टेज ड्रॉप कराती थी। क्या करती थी, ये भी वोल्टेज ड्रॉप कराती थी, जिसके कारण दोस्तों क्या होता था, जो पावर लॉस है ये बहुत अधिक होती थी, पावर लॉस दोस्तों बहुत अधिक होती थी। और हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसे सिस्टम को बनाएं जिसमें पावर लॉस बहुत अधिक हो, इसलिए दोस्तों इसको सक्सेसफुल नहीं माना गया, इसको सक्सेसफुल नहीं माना गया। इसलिए या तो सिंगल फेज सिस्टम को हम काम में लेते हैं या फिर थ्री फेज सिस्टम को काम में लेते हैं। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि थ्री फेज सिस्टम में हानियां भी काफी सारी हैं, लेकिन हानियों से ज्यादा दोस्तों हमें प्रॉफिट इसमें देखने को मिले हैं। और जो पावर होती है ये आपके सामने है दोस्तों, एक्स्ट्रा पावर हमें थ्री फेज सिस्टम में मिलती है, इसलिए सिंगल फेज से दोस्तों हम थ्री फेज में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये दोस्तों वो 5 क्वेश्चन थे जो कि आज आपके लिए बहुत ही दोस्तों शानदार रहे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, जो दोस्तों मैंने एक शानदार कंटेंट तैयार करके लाया था इन प्रश्नों के प्रति। और वो कंटेंट दोस्तों आप तक मैंने क्या कर दिया, आप तक दोस्तों डिलीवर कर दिया, और पीडीएफ के साथ डिलीवर करने वाला हूं। और आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल में भी आप हमारे जुड़िए और पीडीएफ को प्राप्त करिए। तो चलिएगा दोस्तों, ये आज के 5 वो ट्रेंडिंग प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए तैयार किया था। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों जो मोमबत्ती होती है ना दोस्तों, वो क्या करती है, वो खुद जलती है पहले, फिर रोशनी निकालती है। क्या दोस्तों, वो पहले खुद पिघलती है, खुद जलती है, फिर रोशनी देती है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी, जब आप भी सफलता के लिए दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी दोस्तों मोम की तरह संघर्ष करना होगा, तब जाके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो पहले मोम की तरह दोस्तों आपको जलना होगा, संघर्ष करना होगा, तब जाके आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको मेहनत करते रहना है। आपको दोस्तों फल आपको जरूर मिलेगा। जब आप मेहनत पूरे लगन से करेंगे ना तो दोस्तों आप यकीन मानिए आप जरूर सक्सेस होंगे, आप जरूर सफल होंगे। बस इसी लफ्जों के साथ दोस्तों इस क्लास को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूं, और कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन, एक नए
कॉन्सेप्ट के साथ, तो आना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों, कि जो भी हमने आपके लिए 40 सेकेंड वाली सीरीज चला रखा है दोस्तों, इस सीरीज का हिस्सा जरूर बनिएगा, जो कि दोस्तों क्लास 3 यानी कि जो टेस्ट सीरीज आपका चालू किया गया है उसका दोस्तों तीसरा पार्ट आपके सामने कल आने वाला है। तो सुबह 7 बजे दोस्तों बिल्कुल आना मत भूलिएगा, बिल्कुल दोस्तों वापस आइएगा और उन ट्रेंडिंग प्रश्नों को दोस्तों आप भी देखिएगा और महसूस कीजिएगा। जो भी हमने दोस्तों आपके लिए ये टेस्ट लेकर आया है ये वाकई में दोस्तों काबिले तारीफ है और आपको बहुत ही पसंद आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर पसंद आए दोस्तों तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए एक नया कंटेंट तैयार कर सकूं। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों जय हिंद।